हेलो गाइस। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड के साथ एक ट्रेजेडी होते हुए दिखाई जाती है। वो हॉस्पिटल में भागते हुए जा रही थी जहां उसके डैड डेथ बेड पर पड़े हुए थे। वो बहुत रोती है, लेकिन इतने में ही उसके डैड की डेथ हो जाती है। और जायरिन, जो पहले ही खुद को बहुत मजलूम इमेजिन करती थी, अब तो खुद को सिंड्रेला ही समझने लगी थी, क्योंकि उसके डैड उसे दो सौतेली बहनों और एक स्टेप मॉम के साथ अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। और उसके साथ ही उसे यादें आने लगती हैं। उसके डैड को उसकी स्टेप मॉम से ट्रू लव हो गया था। वो तो दूसरी फैमिली के साथ खुश कभी भी नहीं थी, ना ही रहना चाहती थी, लेकिन उसे इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि स्टेप मॉम डैड से बहुत प्यार करती हैं। और अब वो बिल्कुल तन्हा तन्हा सा फील कर रही थी। और उनके घर में एक नन्हा मेहमान भी आने वाला था, जो कि डैड का लास्ट तोहफा था, मॉम के लिए भी और उन सब के लिए भी। डैड ने मरने से पहले जारिम के कान में उसे एक सीक्रेट का इशारा दिया था। और जब फ्यूनरल के बाद वो जाकर उसी जगह पर देखती है, तो वहाँ उसे डैड का एक लेटर मिलता है, जिसमें उन्होंने कोई विरासत या किसी खजाने का नक्शा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसे एक एडवाइस लिखी थी। और वो ये थी कि लाइफ में शॉर्टकट यूज़ करो, किसी अमीर लड़के से शादी करना, ताकि तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाए, वरना तुम भी मेरी तरह खुद के बल पर स्ट्रगल करते करते जल्द ही जवानी में ही मर जाओगी। दूसरी तरफ मेन लीड को दिखाते हैं, जिसका नाम है चामिन। एक्चुअली वो एक ट्राइबल है, एक्सट्रीमली रिच। और उसके पास इतना पैसा है, वो इतना रिच है, एक्सट्रीमली रिच, कि अगर उसके होटल में रेवेन्यू टारगेट अचीव ना भी हो तो भी उसे ज़रा भी टेंशन नहीं होती। वो हमेशा चुलबुल सा ही फील करता है। जबकि जारिम को आज अपने ही डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो टाइम से पहले ही वो दुनिया से चले गए थे, और जाते जाते उसे क्या देकर गए, एक लेटर, जिसमें उसे डिसअपॉइंट ही करके चले गए कि जैसे वो खुद के बल पर कभी अमीर बन ही नहीं सकती। और उसी लेटर के उल्टी साइड पर एक जॉब एडवर्टीजमेंट थी, और वो थी चामिन के ही 5 स्टार होटल की। अब रात को सपने में उसे अपने डैड दिखते हैं, जो कि उस पर एक पंपकिन थ्रो करते हैं। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन जब उठने के बाद वो इंटरनेट पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इस सपने की ताबीर तो बहुत अच्छी है, उसे वेल्थ और सक्सेस मिलेगी। आज उसे उसकी बेस्टी के साथ एक दफ़ा एक वेडिंग अटेंड करने का मौका मिलता है, और वो वेडिंग थी चंगदम हेवन में, यानी कि चामिन के होटल में। चामिन की पर्सनैलिटी भी कुछ थोड़ी थोड़ी वियर्ड ही लगती थी। वो अक्सर अपने साथ एक छाता लेकर फिरता था, जो कि शायद उसका लकी चार्म था, या फिर उसका डिफेंस टूल। लोग इसी तरह की गॉसिप्स करते थे कि शायद इसमें उसने कोई हथियार छुपा कर रखा हुआ है अपनी सुरक्षा के लिए। आज की वेडिंग में ब्राइड का एक्स पहुंच जाता है, और वो इस सारे इवेंट को रुइन करने ही वाला था कि चामिन वहीं पर ही पहुंच जाता है। और जिस तरह से वो उसे इतना मारता है, उसकी स्किल्स और पर्सनैलिटी बिल्कुल हीरो जैसी लग रही थी, और इस सब में उसका छाता उसकी बहुत हेल्प कर रहा था। सभी गर्ल्स उस पर फ्लैट हो जाती थी, लेकिन चामिन को गर्ल्स में ज़रा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी नज़र में हर लड़की सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है, दैट्स ऑल। वहीं वेडिंग में ही जामिन को एक पंपकिन केक मिलता है, तो उसे लगने लगता है कि शायद मेरे सपने की यही ताबीर थी, बस एक केक ही मिलना था, सक्सेस और अमीरी को तो भूल ही जाओ। इतने में चामिन का रुमाल उड़ता हुआ आता है और आकर उस पर गिर जाता है, और वो इसी बात पर बहुत खुश हो गई थी कि यहाँ पर आने का एक फ़ायदा तो हुआ, एक ब्रांडेड रुमाल मिल गया, और वो भी फ्री में। उधर घर में मॉम आज एक डायमंड रिंग सबको दिखा रही थी जो उन्होंने पहनी हुई थी। एक्चुअली डैड ने 20,000 का उधार लेकर उन्हें ये रिंग गिफ्ट की थी, और वो उधार भी अब जारिम को ही चुकाना होगा। इसके अलावा उनका घर भी बेचारों का गिरवी था, और अब वो भी डैड की डेथ के बाद उन्हें खाली करना पड़ेगा। इस बात को लेकर पूरी फैमिली बहुत दुखी हो जाती है। एक्चुअली डैड ने अपनी साली की हेल्प करने के लिए बहुत सारा कर्जा ले लिया था, और अब इसी वजह से घर भी छोड़ना पड़ेगा। जारिम सोचती है कि खुद खाली जेब थे, और दूसरों की हेल्प करने की हर वक्त क्या ज़रूरत होती थी उन्हें। यहाँ पर अपना सामान पैक करते हुए हमें पता चलता है कि एक्चुअली जारिम एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, यही था उसका बचपन का सपना। लेकिन पैसे की कमी की वजह से उसका एडमिशन अच्छी जगह पर नहीं हो पाया, और बस सपना सपना ही रह गया। जबकि दूसरी तरफ चामिन अपनी छोटी मोटी टेंशन्स को स्मोकिंग की बजाय बबल्स में उड़ाकर अपनी ज़िंदगी के गम भुला रहा था। लेकिन उसे क्या अंदाज़ा था कि असल टेंशन्स तो गरीब लोगों की होती हैं, और वो गम क्या होता है कि जब जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो। जारिम को एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ता है, और वहाँ पर उसे कमरा तो मिला था, लेकिन बेड नहीं, फ्लोर पर ही बिस्तर लगाकर सोना होगा।
अब 1-2 दिन बाद ही हमें दिखाते हैं कि उसकी मम्मी भी प्रेगनेंसी में ओवरवर्क की वजह से एक दिन फेंट हो जाती हैं और ये देखकर वो इमेजिन करने लगी थी कि जब बेबी भी आ जाएगा तो फिर उनका क्या हाल होगा। हवाजिन तो भूख के मारे उसका फार्मूला मिल्क ही खा पी जाएगी और बाकी सारे बस भूखे ही मर जाएंगे। और बस इसी डर की वजह से वो अपनी कोशिश कंटिन्यू रखती है और डैड के लेटर के पीछे जो जॉब एडवर्टीजमेंट थी वहाँ पर वो अप्लाई कर देती है। फिर इंटरव्यू वाले दिन वो अपनी सिस्टर सूजिन के डिज़ाइनर शूज़ पहनकर बिल्कुल सिंड्रेला की तरह से रेडी होती है और इंटरव्यू के लिए निकलती है। चायमिन के पास कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई थी जिसका उसने इंटरव्यू लेना था और उससे पिछली मैनेजर ने इसलिए जॉब छोड़ी थी क्योंकि उसे एक रिच बॉय मिल गया था और उसने शादी कर ली थी। असिस्टेंट कहने लगता है कि आखिर शादी और बच्चे भी तो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन चामिन कहने लगता है कि इसके लिए लव या मैरिज की क्या ज़रूरत है, मेरे ऑलरेडी काफ़ी बच्चे हैं और वो सारे ऑर्फन्स थे जिन्हें वो सपोर्ट कर रहा था। अब जायरिन सीढ़ियों में खड़ी हुई अपना शू ठीक कर रही थी कि यहीं पर ही उसका एक सैंडल उड़ता हुआ जाकर गिरता है और थोड़ी देर बाद वो चामिन के हाथ में था। बस अब उसके अंदर की सोई हुई सिंड्रेला जाग उठती है कि मेरा प्रिंस चार्मिंग आ गया है, लेकिन वो आकर उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें सू कर दूंगा, रेडी हो जाओ क्योंकि तुमने मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट की है। तुम्हारा ये घातक हथियार सीधा मेरे सिर पर आकर लगा था। अगर मैं मर जाता तो इतना पैसा, लग्जरीज, ये सब कैसे एंजॉय कर सकता था। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। जारिम को लगता है कि ये तो बिल्कुल पागल इंसान है। वो उसे एक धक्का देती है लेकिन फिर गिरने से बचा भी लेती है और बोलती है कि पहले अनइंटेंशनल था जो भी तुम्हें मेरा शू लगा था, लेकिन अब मैंने इंटेंशनली तुम्हें बचाया है और पहले के लिए सॉरी। और फिर उसके बाद वो रेडी होती है, एक स्माइल के साथ इंटरव्यू रूम में एंटर होती है, पर उसकी स्माइल उसके फेस से गायब हो गई थी ये देखकर कि आगे चामिन ही बॉस है उसका। चामिन इस मौके पर उसे कहने लगता है कि अब तेरा क्या होगा कालिया। और बेचारी जारिम उसे 100% श्योर हो गया था कि ये जॉब तो मुझे मिलने वाली है नहीं, तो जाते जाते वो उसे शराब देकर जाती है कि तुम्हें मरने से बहुत डर लगता है ना, तुम पर ऐसा हो कि बिजली गिरे, तुम भरी जवानी में इस दुनिया से चले जाओ और तुम्हारी दौलत, तुम्हारा पैसा तुम्हें कभी खुशी ना दे। और चामिन वो भी उसकी इस बात को दिल पर ले लेता है और उस सारा दिन वो अपना लकी चार्म ओपन करके ही अंदर ऑफिस में भी फिर रहा था कि कहीं से घूमती घुमाती आकर बिजली ना मुझ पर गिर जाए। और फिर जब भी बारिश आती थी तो उसे जारिम और उसका शराब ही याद आने लगता था। इवन कि वो लड़की सोते जागते उसकी नज़रों के सामने से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि आज से पहले किसी की हिम्मत ही नहीं हुई थी कि उससे इस तरह से बात करता। वो उसकी सीवी निकाल कर चेक करने लगता है और सोचता है कि कहीं इस लड़की ने मुझे हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया। और फिर नेक्स्ट डे जारिम को सुबह ही सुबह चंगडम हेवन से कॉल आती है वहाँ के सीईओ की, और वो उसे सरप्राइजिंगली ये कह रहा था कि तुम्हें हायर कर लिया गया है। अब जारिम हैरान थी कि कहीं इसने मुझे बुली करने की साजिश तो नहीं की, और वो यही उससे कहती है, लेकिन वो आगे से बोल देता है कि तुम जैसी ईवल विच फिर से मुझे कोई शराब ही ना दे दे, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो अब जारिम भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है फिर मिलते हैं आज ही, सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे। और ये सुनकर चामिन ब्लश ही करने लगता है कि जैसे उनकी डेटिंग का फर्स्ट डे हो। अब चामिन जब रेडी होता है तो वो बहुत हैंडसम लग रहा था। एकदम सोचने लगता है कि कहीं वो लड़की मुझसे प्यार में ही ना पड़ जाए, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो ऐसा करता है कि एक ऐसी बेल्ट लगा देता है कि जिसके बाद वो बहुत अगली दिखेगा। लेकिन वो जैसे ही उसे होटल के बाहर देखती है तो सबसे पहले तो उसकी बेल्ट की तारीफ करने लगती है। सब कुछ उल्टा हो गया था तो चामिन वो बेल्ट ही उतार देता है। अब सब कोलीग्स का जब जामिन से इंट्रोडक्शन होता है तो वो लोग उसे वेलकम करने के लिए उसके साथ एक गेम खेलने लगते हैं, जिसमें उन सारों ने बिना सोचे समझे अपना सबसे बड़ा ड्रीम बोलना था। अब जारिम को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, जैसे ही उसकी बारी आती है उसके मुंह से सच ही निकल जाता है, और वो था सिंड्रेला बनने का ड्रीम। अब चामिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। उसे लगा था कि ये लड़की तो मुझे बहुत डिफरेंट लगती थी, बट ये तो बाकी गर्ल्स के जैसे गोल्ड डिगर ही निकली जिसे सिर्फ एक अमीर लड़का चाहिए। अब वो जारिम को बुलाकर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम तो सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट हो, यहाँ पर इतने बड़े होटल में इसलिए जॉब कर रही हो कि एक अमीर लड़के से इंट्रोड्यूस होकर उससे शादी कर लो। आगे से जारिम का कहना था कि मेरा सपना जो भी हो, मेरी पर्सनल लाइफ है, आपको तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए। और फिर बातों बातों में उन दोनों की एक बेट लग जाती है जॉब कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वाइन की इतनी बड़ी बोतल जो सबसे पहले ख़त्म करेगा तो फिर वही जीत जाएगा। अगर जारिम ने की तो उसे जॉब मिल जाएगी। जारिम
वो तो अक्सर जंक फूड ही खाती थी, जबकि चाउमिन हमेशा हेल्दी फूड खाता था, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखता था क्योंकि उसे लंबा समय जीना था। और वो इसकी बजाय उसे आर्म रेसलिंग करने की ऑफर करता है, जिसके बीच जारिम को ऐसा लगता है कि जैसे उसने चाउमिन को जख्मी कर दिया है, लेकिन ये उसके बचपन की एक चोट थी। अब ये तो ऑफ कोर्स वो उससे नहीं जीत सकती थी क्योंकि वो एक लड़का था। तो उसके बाद ड्रिंक करने का ही कंपटीशन होने लगता है और इसमें जारिम उसे बुरी तरह से हरा देती है और वो जीत गई थी और चाउमिन को उसके जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करने ही पड़ते हैं। पर वो कहता है कि बी प्रिपेयर्ड, ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अब वो कहती है कि मैं कुछ भी गलत नहीं चाहती, शादी करना और प्यार करना सबका सपना होता है और अधिकार भी। बट चाउमिन कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद ही खुद से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे डेटिंग या शादी की कोई ज़रूरत नहीं। अब ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेचारी जारिम को वॉशरूम जाना था, पर रेस्ट रूम वहाँ से बहुत दूर था। अब उसका तो रोना ही निकलते जा रहा था एम्बैरेसमेंट की वजह से। वो चाउमिन से कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, और ये सब कहते हुए वो बहुत इमोशनल भी हो रही थी और सोचने लगती कि काश इस टाइम पर बारिश ही हो रही होती, कुछ तो कवर हो जाता। और अब चाउमिन एक दफ़ा तो उसके बार बार कहने पर चला जाता है, लेकिन फिर लौट कर आ भी जाता है क्योंकि वो उसे क्राइसिस में इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब वो उसे कैरी करके भागता हुआ लेकर जाने लगता है और साथ साथ धमकियाँ भी दिए जा रहा था कि मुझ पर सूसू ना करना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अब जारिम को ऐसा लग रहा था कि वो वाकई उसका रेस्क्यूअर है, उसके सपनों का राजकुमार। अब वो वॉशरूम पहुंच जाती है और अपना काम पूरा करने के बाद जब बाहर आती है तो वो बहुत शर्मा रही थी और वियर्ड सा एक्ट कर रही थी। इस तरह से वो चाउमिन को क्यूट भी लगती है, लेकिन इतने में ही सब कुछ उलट हो जाता है जब एक रिच सी लड़की वहाँ पर एंट्री देती है और चाउमिन को हनी हनी कहकर बुलाने लगती है। वो एक्चुअली उसकी फियांसी थी। ये सब देख कर तो जारिम के सभी सपने वहीं के वहीं टूट जाते हैं। वो सोचती है कि चाउमिन ने तो बोला था कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो ये मंगेतर कहाँ से आ गई। अब ये सब देखने के बाद जारिम 1 मिनट वहाँ नहीं रुकती और चली जाती है और उसके जाते ही डैना, जो कि फियांसी थी चाउमिन की, वो उसे कहने लगती है कि बेशक माना हमारा ये बिजनेस रिलेशनशिप है, कोऑपरेशन है सिर्फ, ना तुम शादी करना चाहते हो ना ही मैं, सिंगल रहना चाहते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स हैं, मैं जब भी कॉल करूँ तुम्हें कॉल अटेंड करनी होगी। और चाउमिन आगे से उससे कहने लगता है कि मैं इस तरह से बाउंड नहीं होना चाहता, क्या मैं कोई फायर फाइटर हूँ जो तुम्हारी एक कॉल पर दौड़ता चला हूँ। जबकि उधर जारिम भी अपने ही सपनों को याद कर करके खुद से ही बुड़बुड़ा रही थी और यहाँ पे हवाजिन उससे कहने लगती है कि अगर तुम इतने बड़े बड़े सपने देख रही हो तो याद रखो ये सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में ही होता है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जबकि उधर चाउमिन, उसे तो समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन जारिम हमेशा उसकी नज़रों के सामने ही रहती थी और इसलिए वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अक्सर एक्सरसाइज भी करता रहता था। उधर जारिम की बेस्टी, जो कि एक्चुअली एक वॉइस एक्ट्रेस थी, वो उसे कह रही थी कि मेरी एक ऑडियो बुक है जो कि यूट्यूब पर पड़ी हुई है, प्लीज़ उसे देखो और उसकी थोड़ी सी रीच बढ़ाओ, उस पर कमेंट्स भी करना। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही चाउमिन देखता है जारिम को तो उसे दूर से ही पी पी कहकर चिढ़ाने लगता है और वो आगे से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने लीक थोड़ा ही किया था, मैं तो वॉशरूम टाइम पर पहुंच गई थी। और वो बोलने लगता है कि इसके लिए तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए। वो कहती है थैंक्स ही तो करना चाहती थी, लेकिन एन टाइम पर तुम्हारी फियांसी कहीं से टपक कर आ गई। तुम तो कह रहे थे कि मैं शादी वादी नहीं करना चाहता और रखी हुई तो है एक फियांसी भी। अब चाउमिन भी उसे पूरा पूरा बदला लेता है और कहता है कि अच्छा, तो कहीं तुम मेरी हैंडसमनेस और अमीरपन से अट्रैक्ट तो नहीं हो गई थी, मुझे ही तो अपना शिकार नहीं बना रही थी मिस सिंड्रेला। और आगे से जारिम उसे एक साइको कह देती है, कहती है कि मैं सारी जिंदगी अकेले गुजार लूंगी लेकिन तुम्हारे जैसे साइको के साथ नहीं। अब जारिम को पूरे होटल का विजिट कराया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग थे जो वहाँ के क्लब की ज्वाइनिंग भी किया करते थे। उनके किस तरह के फन है और वहाँ पर क्या कुछ है, ये सब देखकर वो हैरान रह जाती है। लेकिन अक्सर गर्ल्स वहाँ पर चाउमिन से अट्रैक्ट होती थी, उसके करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन वो सबको इग्नोर करके निकल जाया करता था। अब यहाँ पर एक कस्टमर आता है और जारिम चाहती थी कि वही उसे विजिट कराए, लेकिन ऊपर से चाउमिन पहुँच जाता है और उसे साइड पर ले जाता है और कहता है कि अभी तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और जिस तरह से वो दोनों साथ जा रहे थे, दहना ये देखकर बहुत जेलस होती है और कहती है कि मेरा मैन किसके साथ चल रहा है, एक कपल की तरह। और उसे पता चलता है कि नई लड़की है जिसका नाम जारिम है, यही तो उसके साथ कल भी थी। उसे शक होने लगता है और गॉसिप्स के थ्रू उसे ये भी पता चल गया था कि लड़की सिंड्रेला बनना चाहती है, मतलब किसी अमीर लड़के को जल्द ही फंसाकर उससे शादी कर लेगी। जबकि उधर जारिम, उसे सजा के तौर पर चाउमिन ने एक टास्क दिया था और वो था कि आज उसे बेडशीट्स वॉश करनी है।
यहीं पर ही उसके पास डैना आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी विश के बारे में पता चला है। पता है विशेस कहाँ से कम ट्रू होंगी? एक जगह का बताती है जहाँ का नाम था विश पेविलियन। अब बेडशीट्स धोकर जारिम उन्हें छत पर सुखाने के लिए डाल रही थी। यहीं पर यूँ काफ़ी खुश नजर आती है और उसे देखकर चामिन सोचने लगता है कि ये क्या सुन रही है, ऐसा म्यूजिक जो उसे इतना खुश रख रहा है इतना काम करते हुए भी। उसका ईयरबड उतार लेता है और उसके टच करने की वजह से ऑटोमेटिक एक ऑडियो बुक खुल जाती है जो कि थी उसकी बेस्टी की। वहाँ पर तो कोई रोमांटिक नॉवल का एक सीन चल रहा था जो कि काफ़ी इनएप्रोप्रिएट लगता है और उससे एयरबड छीनते छीनते वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। रोमांटिक सीन तो बन गया था, लेकिन यहाँ पर चामिन उससे कहने लगता है कि तुम कितनी बड़ी परवर्ट हो, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारी इस तरह की डर्टी थॉट्स हैं। लेकिन वो आगे से कहने लगती है कि मैं डर्टी नहीं हूँ और वैसे भी ये ऑटोमेटिकली ऑन हुई थी। मेरी फ्रेंड है वॉइस एक्टर, उसने मुझे सुनने को कहा था और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो प्लीज़ तुम भी इसे सुन लेना, उसकी थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। अब डैना चामिन के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम इस लड़की में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड दिख रहे हो। अगर इस तरह से एक गरीब लड़की से रोमांस करते हुए तुम पकड़े गए या फिर तुमने मुझे छोड़ा इसकी खातिर, तो फिर मेरा पब्लिक में क्या इमेज रह जाएगा। जबकि छुट्टी के बाद आज जारिम फैसला करती है कि वो उसी विश पेविलियन जाएगी, लेकिन वहाँ पर एक विश पूरी कराने के $1000 लगते थे। इतने पैसे तो उसके पास थे नहीं। वो पहले हवाजिन से जाती है पैसे मांगने के लिए, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। और फिर उसके बाद वो अपनी दूसरी सिस्टर के पास जाती है जो कि थी सूजिन। वहाँ पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर है जो कि उसे प्रपोज करना चाहता है। उसे साइड पर ले जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर की रिंग का साइज चाहिए, अगर तुम मुझे दिला दो तो इसके बदले में तुम्हें $1000 दूंगा। और बस जारिम को और क्या चाहिए था, वो चोरी चोरी उसकी एक रिंग उठा लेती है और उसका साइज जाकर उसके बॉयफ्रेंड को दे देती है और सोचने लगती है कि मैंने तो किसी का भला ही किया है। और उसके बाद वो उसी विश पेविलियन में पहुंच जाती है जहाँ पर एक शमन टाइप की लेडी थी। वो उसे अपनी समस्या बताती है और उसे पूछती है कि इसका हल क्या होगा। जबकि उधर चामिन उसे जगह जगह दोबारा से वही जारिम दिखाई दे रही थी और वो सोचने लगता है कि नहीं, ये लड़की बहुत डेंजरस है, अब आना मैं इससे फासला ही रखूंगा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही चामिन और जारिम का आमना सामना होता है तो चामिन उसे चिढ़ाने के लिए कह देता है कि तुम बेशक सिंड्रेला बनना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा ये सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। तुम्हारे हाथ कोई अमीर लड़का नहीं आने वाला, तुम्हारे में इतने गट्स ही नहीं है, ना ही तुम कोई स्पेशल लड़की हो। अब इस बात पर जारिम को काफी बुरा लगता है। वो उसके क्लोज आ रही थी, उसे लगा था कि मैं इसके लिए फॉल ही कर जाऊंगा। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि वो उसे कहने लगता है कि मुझसे फासला रखो, तुमसे तो स्मेल आ रही है। अब बेचारी जारिम बहुत परेशान होती है और थोड़ी देर बाद सोचने लगती है कि शायद ये मेरी गुर्बत की स्मेल है जो सिर्फ अमीर लोगों को ही आती है। अब उस शमन ने उसे बोला था कि अपनी विश को एक नोट पर लिखो और बार बार उसे पढ़ो, फिर एक मैजिक होगा और तुम्हें तुम्हारा सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। अब वही विश उसने एक नोट पर लिखी हुई थी और वो नोट उड़ता हुआ एक कस्टमर के ऊपर जा गिरता है और वो कस्टमर था डोहोंग, जो कि है बहुत हैंडसम, बहुत टॉल और हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड। अब उसे देखते ही ऐसा लग रहा था जारिम को कि शायद मेरा विश नोट उड़ के इसके पास पहुंचा है तो ये तो कोई चमत्कार ही है, यही हो सकता है मेरे सपनों का राजकुमार हो। और उसी टाइम पर उन्हें चामिन भी देख लेता है। यहाँ पर डोहोंग का एक बटन भी टूट गया था और वो बैठता है और खुद ही अपने बटन की स्टिचिंग भी कर लेता है। ये सब करता हुआ बहुत कूल दिखाई दे रहा था। अब जारिम चाहती थी कि वही डोहोंग को उनके होटल और क्लब का विजिट कराए, लेकिन उस टाइम पर एक असिस्टेंट आ जाता है जो कहता है कि काम मुझे करने दो। अब वो दोनों साइड पर जाते हैं और यहाँ पर चामिन और डोहोंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे रोमांटिक राइवल्स हों। डोहोंग चाहता था कि वो यहाँ के क्लब की मेंबरशिप हासिल करे, लेकिन आजकल मेंबरशिप तो अलाउड ही नहीं थी। लेकिन डोहोंग एक फेमस फिल्म मेकर था और उसे रिसेंटली एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था, यंगेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। जारिम तो उससे बहुत इम्प्रेस होती है और उसके बाद वो कहती है कि इस क्लब की मेंबरशिप तो आप मुझ पर ही छोड़ दें। वो जाती है सीधा चामिन के पास, जिसके पास उस वक्त डैना भी आई हुई थी और उसके सामने ही कहने लगती है कि प्लीज़ डोहोंग को यहाँ का मेंबर बनने दें। और यहाँ पर डैना भी ऑफ कोर्स यही चाहती थी ताकि उसे कंफर्म हो जाए कि चामिन वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जारिम में। अब एक तरफ डैना का भी प्रेशर था और दूसरी तरफ जारिम भी यही कह रही थी और साथ ही साथ वो अकेले में उसे चैलेंज भी कर देती है। कहती है कि आपने कहा था ना मैं सिंड्रेला नहीं बन सकती, तो मुझे एक चांस तो देकर देखें, देखना मैं कैसे इसकी सिंड्रेला बनती हूँ। और बस इसी चैलेंज में उसे उसकी मेंबरशिप के लिए यस बोलना पड़ता है। तो अब वो तो डोहोंग को लेकर बहुत खुश थी और उसके बाद वो उसे बाहर तक सी ऑफ करने के लिए भी जाती है। यहाँ पर चामिन उसे खुद के क्लोज देखकर उसे धक्का दे देता है कि तुमसे फिर से स्मेल आ रही है, लेकिन वो डोहोंग की बाहों में जाकर गिरती और वो कहता है कि तुम्हारे से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। और जाते जाते एज थैंक्स
उसे एक लॉलीपॉप भी देकर जाता है। ये सब देखकर चामिन को बहुत जेलसी हो रही थी और कहीं ना कहीं जारिम उसे बहुत सुंदर भी लगती थी। अब वो उसे एक डिफिकल्ट टास्क दे देता है और कहता है कि अगले हफ्ते हमारे इस क्लब में एक पार्टी है और उसके लिए मैं चाहूंगा कि तुम सारी पेंटिंग्स को चेंज कर दो। ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था और इसके लिए वो उसे एक आर्टिस्ट का कार्ड भी दे देता है। अब जारिम इसी काम के पीछे पड़ जाती है और बहुत मेहनत करती है, जबकि उधर चामिन को हर जगह पर अपना राइवल की शक्ल में डूहोंग ही दिखाई देता है, जिसे वो अपने मार्शल आर्ट के टीचर की शक्ल में भी देखता है और उनकी फैंटी लगा देता है। अब जारिम उसी प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत कर रही थी और पेंटिंग्स अरेंज करने की कोशिश कर रही थी। वो खुद भी आर्टिस्ट बनना चाहती थी, तो उसके अपने अंदर कीड़ा था जिसके थ्रू वो आर्ट को बहुत अच्छे से समझ सकती थी। लेकिन उसी टाइम पर उसे कॉल आती है उस डॉक्टर की, जो कि सूजन का बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। वो कहता है कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ और इसीलिए जो मैंने तुम्हें पेमेंट की थी अब मुझे वापस चाहिए। अब जारिम क्या करती, उसने तो सारी खर्च दी थी। वो कहने लगती है कि पेमेंट तो वापस नहीं कर सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि सूजन अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है और अगर उसका दिल जीतना है तो पहले मम्मी को जीतो। जबकि उधर चामिन आज अपने एक अबंडेंट हाउस पर जाता है। वहाँ पर वो किसी की फोटो देख रहा था और फिर कहने लगता है कि आप बिल्कुल जारिम जैसी ही दिखती हो, शादी इसलिए मैं जारिम से अट्रैक्ट हो रहा हूँ। जबकि उधर डूहोंग वो एक दफ़ा जारिम को सीढ़ियों से गिरने से बचाता है और फिर से लगता है कि उसके दिल के तार बजने लगे थे। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर आर्टिस्ट उसका मुकर जाता है जिसने पेंटिंग्स देनी थी। वो उसके पीछे बहुत भागती दौड़ती है, एफर्ट्स करती है, इन द एंड उसे पकड़ भी लेती है, लेकिन फिर भी एक पेंटिंग शॉर्ट हो गई थी जो कि उसने खुद ड्रॉ कर ली थी। और उधर चामिन बेचारा, उसके तो सपनों में भी वही जारिम आ रही थी जो उसे कह रही थी कि तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और बस इसी तरह के सपने देखते सुबह हो जाती है। आज वो देखता है तो उसके क्लब में तरह तरह की नई पेंटिंग्स लगी हुई थी और सारा काम उसे काफी पसंद आता है। वो जारिम से कहता है कि अगर तुम अल्टीरियर मूव के साथ यहाँ ना आती तो तुम बहुत मेहनती हो, बहुत आगे तक जाती, लेकिन अब जल्दी जल्दी शादी करो किसी से और दफा हो जाओ इस क्लब से। और उसे कहता है कि ठीक है, तुमने काम अच्छा किया तो तुम आज शाम की पार्टी में भी आ सकती हो, लेकिन कोई अच्छे कपड़े पहन कर आना ताकि तुम्हारा मजाक ना उड़े। और फिर शाम की पार्टी में जैसे ही जारिम आती है तो एक दफ़ा चामिन उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, लेकिन वो चामिन को इतनी अटेंशन तो देती नहीं है। ऑफ कोर्स वो डूहोंग की तरफ बढ़ जाती है। ये देखकर चामिन बहुत जेलस होता है। डूहोंग उसकी पेंटिंग देखकर बोलता है कि किसी एक दिन मेरा भी पोर्ट्रेट ज़रूर बनाना। अब वहाँ पर काफ़ी अमीर और एलीट क्लास के लोग थे। उन्हीं में से एक लड़की रीना भी थी, जो कि जानबूझकर जारिम को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। जब उसे डूहोंग के साथ देखती है, कहती है कि मैंने सुना है कि ये लड़की पैसों की बहुत लालची है और पैसे के आगे पीछे फिरती है। उसे ऑफर भी देने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी दूंगी अगर तुम मेरे घर पर हाउसकीपिंग की जॉब कर लो तो। मतलब एक तरह से वो उसे खुद का नौकर बनाना चाहती थी। अब जारिम को बहुत इंसल्ट फील होती है अपने इस सपने की वजह से, लेकिन फिर वो सोचती है कि सब छोड़ो और अपने सपने पर फोकस करो, मैंने डूहोंग का दिल जीतना है। रीना ने उसे ड्रिंक मांगी थी, लेकिन वो लेकर आती है मिंट चॉकलेट फ्लेवर जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिरा देती है, लेकिन जारिम ने उसका हाथ पकड़कर रीना को अपने साथ ही गिरा लिया था। अब रीना उस पर बहुत चिल्लाती है और बहुत पावरफुल भी थी। इतने में डूहोंग जारिम को नहीं बल्कि रीना को उठाता है और उससे कहने लगता है कि इससे गलती हो गई, इसे खुले दिल से माफ कर दो। जारिम सोचने लगती है कि इस लड़के के बारे में मैं ये सोच भी कैसे सकती थी कि ये मेरा मैन हो सकता है और शायद मेरी अपनी औकात बिगड़ी हुई है जैसे इस वक्त है। अब उसके बाद वो जारिम की तरफ भी हाथ बढ़ाता है, लेकिन डूहोंग का हाथ आकर चामिन झटक देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे मिंट चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है। अब सबको लगने लगता है कि जैसे ये एक तरह का लव कन्फेशन ही था इनडायरेक्टली। अब वो हाथ पकड़कर उसे उठाता तो है, लेकिन साथ ही साथ उसकी अपनी फियांसी डैना उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारती है। लेकिन चामिन किसी भी चीज की परवाह किए बगैर जारिम को अपना कोट पहनाता है, कवर करता है और अंदर ले जाता है। अब वो जैसे ही अंदर पहुंचा था तो उसे कहता है कि अपने इस कपड़ों से दाग जरूर साफ कर लेना, तुम आज इसमें बहुत सुंदर लग रही थी। और जारिम को फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम्हें ज्यादा जोर से तो थप्पड़ नहीं लगा। वो कहता है बहुत जोर से लगा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दांत ही हिल गया है, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे एम्प्लॉयज पर यानी कि तुम पर मेरे अलावा कोई और आवाज नहीं उठा सकता, तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। यहाँ पर जारिम उसे कहती है कि वो आपकी फियांसी है, उसे गुस्सा आ गया होगा, प्लीज जाएं और आप डाना को देखें। वो जाने तो लगता है, लेकिन रुक कर उससे कहता है कि बेशक वो मेरी फियांसी है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और इस टाइम पर मुझे उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी फिक्र हो रही है। ये कहता वो वहाँ से चला जाता है। अब वो जाता है डायना के पीछे
लेकिन डैना तो उसे सिर्फ डांटती ही है। वो बहुत गुस्से की तेज थी। कहती है कि अगर मेरे पीछे आए तो ये ना हो कि मैं तुम्हें दूसरी गाल पर भी एक थप्पड़ दे मारूं। अब उससे दोबारा से डांट खाने के बाद चामिन पहुंच जाता है वॉशरूम में। वहां पर उसका आमना सामना होता है डू होंग से, जो कि उसे बातें लगाने लगता है कि तुम तो बहुत बड़ी चीज हो, एक एम्प्लॉय के लिए कोई इतना भी करता है। शायद तुम भूल रहे हो, हम लोग एलीट क्लास के बॉयज हैं और हमें इस तरह की लड़कियों से प्यार करना अलाउड नहीं है। चामिन उससे कहने लगता है, क्यों अलाउड नहीं है? मैं किसी भी लिमिट को, किसी के ऑर्डर को नहीं मानता। और वैसे भी क्या तुम जेलस हो रहे हो मुझसे? और फिर उसे दीवार से लगा लेता है, उसके क्लोज आता है और कहने लगता है कि कहीं तुम मुझसे अट्रैक्ट तो नहीं होते, मेरे लिए फॉल तो नहीं कर चुके? अगर ऐसा सोच भी रहे हो तो इतना बता दो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं। इसके साथ ही डू होंग को कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। उसका फर्स्ट लव कोई लड़की थी जो कि उसे छोड़कर चली गई थी जब वो सक्सेसफुल नहीं था। वो सोचता है कि अब की बार मैं अपने प्यार में हारूंगा नहीं। जारिम बाहर आती है और रीना से सॉरी करती है। उसे लगा था कि वो एक एम्प्लॉय है और यहाँ पर जॉब बचाने के लिए उसे एक दफ़ा सॉरी कह देना चाहिए, लेकिन रीना उसे बातें लगाने लगती है और कहती है गलती भी मैंने की, धक्का भी मैंने दिया और सॉरी तुम मांग रही हो, यहीं से सोच लो कि तुम्हारी औकात कितनी नीचे है। वो उसे बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है और बातें सुनाती है। जारिम हर्ट तो बहुत हुई थी। अब थोड़ी देर बाद चामिन आता है और उससे पूछने लगता है। वो कहती है कि मेरे जैसे इंसान को जो इतना गरीब हो, जो वो बड़े बड़े सपने देखे, तो ह्यूमिलिएशन तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। कहता है किसने तुम्हें ह्यूमिलिएट किया, किसकी इतनी जरूरत? लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो उसे बोलता है कि तुम्हें हर सपना देखने का अधिकार है, तुम सब कुछ अचीव कर सकती हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उसकी ये बातें सुनकर जारिम भी इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है ठीक है, फिर जो तुम्हारे मन में आता है वो करो। और उसी टाइम पर जब सारे लोग उनको देख रहे थे तो चामिन एक बोल्ड स्टेप उठाता है और उसे किस कर लेता है। अब उन सारे लोगों को शॉक्ड छोड़कर वो वहां से बाहर निकल आते हैं। जारिम कहती है कि सॉरी, मैं उस टाइम पर अपने होश में नहीं थी, भावनाओं में बह गई। लेकिन चामिन कहता है मैं कोई भावनाओं में नहीं बहा, मैंने जो भी किया मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। और हाँ, किसमें तो तुमने भी मेरे साथ बराबर का पार्टिसिपेट किया है, इसलिए गलती तो हम दोनों की है, अगर तुम इसे गलती मानती हो तो। और फिर चामिन उससे कहता है कि जब दुनिया को पता चलेगा ना कि चंगडम हेवन के सीईओ ने इस तरह सब के सामने तुम्हें किस किया है, तो फिर देखना तुम्हारे आगे पीछे लड़कों की लाइन लग जाएगी। देखना बहुत से लोग जेलस भी आज हुए होंगे और इस तरह से मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर बन जाऊंगा और फिर तुम सिंड्रेला बनकर अपने प्रिंस चार्मिंग को अचीव कर सकती हो। अब ये बात कहकर उसने सिचुएशन को कवर तो कर लिया था, लेकिन चामिन को हर जगह बस जारिम ही दिखाई देती और वो भी किस करती हुई। जबकि उधर डैना जब घर पहुंचती है तो उसके 2 अंकल्स थे और वो हमेशा बहुत गुस्से में उन्हीं पर ही चिल्लाया करती थी। उन बेचारों का तो खाना भी छीन लेती है। वो समझ गए थे कि अपने फ्योंसी की वजह से अपसेट है। जबकि जारिम जब घर पहुंचती है तो वहाँ पर डॉक्टर गु आया हुआ था और वो अब की बार उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग सोजिन की मम्मी का दिल जीतने के लिए आया था। उधर चामिन वो अपने मार्शल आर्ट टीचर के सामने एडमिट कर बैठता है। कहता है कि मैं किसी को लाइक करता हूँ, लेकिन मुझे अलाउड नहीं है कि मैं उसे लाइक करूँ। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो लड़की मैरिड है, लेकिन वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो सिंड्रेला बनना चाहती है। मेरी मॉम ने मेरे डैड के साथ ऐसा ही किया था, वो उनके प्यार में पड़ गए थे, लेकिन इन दी एंड मॉम ने डिवोर्स ले ली, बहुत सारा पैसा ले गई और हमारी लाइफ से चली गई। और डैड आज तक टूटे हुए दिल के साथ फिर रहे हैं। मैं भी अपना टूटा हुआ दिल नहीं रखना चाहता, इसलिए बेहतर है कि मैं उसका किसी अच्छे से इंसान से मैचअप कराऊं और फिर उसके बाद बस सारी जिंदगी उसे मिस ही करता रहूं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उन दोनों का आमना सामना होता तो दोनों ही बहुत एम्बैरस हो रहे थे। चामिन उससे कहता है कि इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस यही समझो कि जो भी हुआ बहुत कूल था। और आगे से जारिम भी एग्जैजरेट करते हुए कहने लगती है कि हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि जैसे कल मैंने एक वर्म खाया है, वो वर्म जो बहुत रेयर है और सिर्फ जो में मिलता है, मैं कभी पहले अफोर्ड नहीं कर सकी थी। अब ये सुनने के बाद चामिन शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि मेरी इतनी प्रेशियस फर्स्ट किस को ये एक वर्म के साथ मैच कर रही है, ये कैसी लड़की है। उसे तो सपनों ही सपनों में ऐसा भी लगने लगता है कि जैसे मैं उसका दूल्हा बनकर आकर खड़ा हूँ और ये मुझे रिजेक्ट करके चली जाएगी कि सिर्फ एक किस की वजह से मुझे चिपक ही गए हो। अब उसके बाद चामिन से आज क्लब में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन वो उसका सिर्फ यही जवाब देता है कि उस रात को मैं बहुत ड्रंक था। अगर एक किस हो भी गई तो ऐसी गलतियां तो ड्रंक होकर होती ही रहती हैं। जबकि उधर जारिम के पास आज डू होंग आता है, लेकिन वो उससे ढंग से बात नहीं कर रही थी। उसके लिए चाय तो सर्व करती है, ऑफकोर्स ये उसकी ड्यूटी थी, लेकिन यहाँ पर उसका हाथ जल जाता है। अब वो उसके हाथ पर एक आइस पैक लगाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे और मिस्टर मून यानी कि चामिन के बीच क्या चल रहा है। वो कहती है कि वो सिर्फ मेरे एक बॉस हैं, कल ड्रंक थे, ड्रंक होकर तो ऐसी हरकतें हो ही जाती हैं। एक दफा तो ड्रंक होकर उन्होंने एक पोल को भी किस कर ली थी, तो मैं क्या चीज़ हूँ। अब यहाँ पर डू होंग उसको एक हेयर क्लिप लगाता है और उसके बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने स्टूडियो में मिलना चाहता हूँ।
जाते जाते वो चामिन के पास आता है और कहता है कि तुम तो बहुत हिम्मत वाले निकले, तुमने तो अपनी लाइन भी क्रॉस कर ली है। अब यही सोचना कि मैं अभी कोई लिमिट नहीं देखूंगा और अब हमारे बीच बराबर की टक्कर का मुकाबला होगा। अब ये सुनकर चामिन को मन ही मन में गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है ये कहकर कि ऐसा ही तो मैं चाहता था, इसका किसी से मैचअप कराना। अब हो रहा है तो मुझे क्यों दुख होना चाहिए, मैं तो खुश हूँ। जबकि उधर असिस्टेंट आज जाहिरिम से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बॉस चामिन वो तुम्हारे लिए फॉल कर चुके हैं। आज से पहले किसी लड़की के लिए उन्होंने ऐसी स्पेशल फीलिंग्स नहीं रखी जिस तरह से वो तुम्हारे साथ ट्रीट करते हैं। अगर तुमने चेक करना है तो एक तरीका है। अब उसी के तरीके पर अमल करती हुई जाहिरिम उसके ऑफिस में जाती है और उससे बताती है कि मुझे ये क्लिप आज डो होंग ने दिया है और अपने स्टूडियो में मिलने को भी बुलाया है। पहले तो चामिन गुस्सा करता है कि तुम कैसे अकेले लड़के को मिलने के लिए जा सकती हो, लेकिन फिर बाद में कहने लगता है कि हाँ यही सब कुछ तो मैं चाहता था, ठीक है तुम जा सकती हो। लेकिन जाहिरिम कहती है कि एक्चुअली मुझे कल वाली किस याद आ रही है, उसके बारे में मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ कि हम एक दफा फिर से किस कर सकते हैं। अब वो उसके क्लोज आती है और जैसे ही वो उसके करीब आई थी चामिन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। एक्चुअली यही तो चामिन का टेस्ट था, अगर वो उसे किस करने देगा तो इसका मतलब है उसके लिए फॉल कर चुका है, फीलिंग्स रखता है। लेकिन चामिन बहुत मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू में रखता है और उसे पीछे कर देता है और कहता है ये सब तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। और बोलता है कि ठीक है तुम जा तो रही हो डो होंग से मिलने, लेकिन इस तरह से नहीं जा सकती। और फिर उसे अपने साथ शॉपिंग कराने ले जाता है। अब यहाँ पर वो उससे कपड़े नहीं खरीदना चाहती थी तो तरह तरह के बेढंगे ड्रेसेस पहन कर ट्राई करके उसके सामने आती है, जो कि चामिन को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन फिर वो कुछ एलिगेंट से ड्रेसेस उसे सिलेक्ट करके देता है और जाते जाते उससे कहता है कि तुम्हारी पसंद बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हारी इस तरह की पसंद वाले कपड़े तुम सिर्फ मेरे सामने ही पहन सकती हो, और हाँ याद रखना मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ, तुम्हारा मैचअप करा रहा हूँ, इसीलिए सारा कुछ कर रहा हूँ, पैसे की फिक्र न करना हो, मेरे पास बहुत है। लेकिन अगले दिन चामिन बहुत बेचैन था कि पता नहीं डू होंग के साथ जारिम क्या कर रही होगी। जबकि जारिम उसके स्टूडियो पर पहुंचती है तो डुहोंग ने उसके लिए खाना रेडी किया हुआ था, वो दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं। डुहोंग उससे कहता है कि मेरे लिए क्या तुम एक स्टोरी बुक बना दोगी, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हें पेंटिंग और आर्ट बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो जो तुम्हारा मन चाहता है। और फिर उसके बाद वो उसके क्लोज आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें कभी समझ नहीं आई, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि उसे किस करता वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जारिम को चामिन वाली किस याद आ गई थी और साथ ही साथ उस कमरे में कोई और भी था, और वो था डुहोंग का बड़ा भाई, जो कि एंड टाइम पर बाहर निकल आता है और उससे कहने लगता है कि तुम बहुत दोगले हो। एक्चुअली उसका बड़ा भाई पैरासाइट ही था, वो उसे बार बार पैसे मांगने के लिए आता था, लेकिन जब डुहोंग पैसे देने से इनकार करता है तो वो जारिम के सामने उसकी इज्जत का फालूदा करने की कोशिश करता है और बोलता है तुम्हें ये कह रहा था कि अपने मन की करो, लेकिन ये अपने मन की करने से शर्माता है। ये वही करता है जिसमें दुनिया इसे रिस्पेक्ट देती है, यानी कि फिल्में बनाना, आर्टिस्ट बना हुआ है। लेकिन इसका असली काम क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये नॉवेल्स लिखता है, 3rd क्लास रोमांटिक नॉवेल्स, और उसने बहुत सारे BL नॉवेल्स भी लिखे थे, और इसी वजह से वो दुनिया के सामने अपने असली नाम से उस नॉवल पर नहीं आता था। अब ये सब सुनकर डुहोंग बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करता है, अपने भाई को वहां से निकाल देता है और बाद में जारिम से कहता है कि तुम भी यहाँ से जा सकती हो। लेकिन जारिम कहने लगती है कि इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, एटलीस्ट तुमने जो भी किया अपने बल पर किया। पर डुहोंग का कहना था कि प्लीज क्लब में जाकर ये ना बताना, वरना वो लोग मेरी मेंबरशिप खत्म कर देंगे, हमारी दुनिया में, हमारे सोशल सर्कल में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जारिम अब जल्दी वहां से निकल आई थी और उसी टाइम पर बाहर चामिन भी उसे देख रहा था, जिसके लिए क्लब के मेंबर्स का एड्रेस निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं था। लेकिन उसे तसल्ली जरूर हो जाती है कि इतनी जल्दी वापस आ गई है तो इनके बीच कुछ भी नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऑफिस में सबसे पहले पहुंच जाता है, क्योंकि वो जारिम से पूछना चाहता था कि कल तुम्हारी मुलाकात कैसी रही। ऑफिस के सारे वर्कर्स हैरान थे कि सबसे पहले क्यों आया हुआ है। और फिर इतने में डैना भी आ जाती है, जो कि पहले ही जारिम से बात करने लगती है, उसे बिठाती है और उससे बोलती है कि उस रात के लिए सॉरी जब मेरे फियांसे ने तुम्हें किस कर ली। एक्चुअली हम दोनों के बीच में ही एक बैट लगी थी और उसने कहा था कि मैं इस लड़की को, जिससे खुद कुछ हो नहीं रहा, इसे एक अमीर लड़का ढूंढ कर दूंगा, और बस इसी तरह से बैट में वो इतना आगे निकल जाएगा, मुझे अंदाजा ही नहीं था। हम अमीर लोगों के लिए ये सारा कुछ सिर्फ फन होता है, और इसलिए हमने इंटरटेनमेंट की खातिर तुम्हें भी कहानी का हिस्सा ही बना डाला। अब ये सुनकर जारिम को बहुत अफसोस होता है, उसे लगता है कि मैं सिर्फ एक बैट थी, इनके मनोरंजन का सामान। लेकिन वो चिढ़ाने के लिए डैना को कह देती है कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि चामिन एक बहुत अच्छा किसर है। ये सुनकर अब डैना का सर फटे जा रहा था।
लेकिन जब थोड़ी देर बाद जारिम से मिलने के लिए चामिन आता है तो वो उसे बहुत रूडली बिहेव करती है और कहती है कि पहले मुझे किस करते हो, फिर मुझे किसी और के पास भेज देते हो। तुम्हें क्या अधिकार है ये जानने का कि मैं छुट्टी वाले दिन किसी लड़के से मिली तो मैंने क्या किया? इसलिए अपने काम से काम रखो, आइंदा मेरी लाइफ को एंटरटेनमेंट बनाने की कोई कोशिश ना करना। चामिन काफ़ी हैरान था कि इसे क्या हो गया, जबकि दूसरी तरफ डायना का सारा गुस्सा अपने अंकल्स पर निकलता था। वो अंकल सोचने लगते हैं कि जिस लड़की ने इसे परेशान किया क्यों ना उस जायमिन को ही पकड़कर इसकी लाइफ से बाहर निकाल दे। अब वो दोनों भेस बदल कर पहले तो चंगदम हेवन जाते हैं। वहां पर जाकर पहले तो जारिम की पहचान करते हैं और उसके बाद जब वो छुट्टी करके अकेली निकल रही थी तो उसे किडनैप कर लेते हैं और पेपर स्प्रे जो बेचारी ने उनकी आइज पर करना था उसकी खुद की आइज में चला जाता है और वो आसानी से किडनैप हो जाती है। जबकि उसकी बेस्टी वो खाने पर उसका वेट ही किए जा रही थी और उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। अब वो उसकी तलाश में चंगदम हेवन आ जाती है और वहीं पर ही उसे चामिन दिखाई देता है और उसका ऑरा इतना पॉजिटिव था, वो इतना हैंडसम था कि उसे पहचान जाती है कि आपके तो फेस पर ही लिखा है कि आप यहाँ के CEO हो। चामिन जब सुनता है कि जारिम की बेस्ट फ्रेंड है और जारिम इतनी देर की छुट्टी करके गई है पर उसका कोई आता पता नहीं, वो परेशान हो जाता है और उसे अपने साथ ही बिठा लेता है कि जब तक जारिम नहीं मिलती। जबकि उधर जारिम उन अंकल्स को यही कह रही थी कि मैं तो अमीर भी नहीं, मेरे बदले आपको क्या मिलेगा, इसलिए प्लीज आप मुझे छोड़ दें। लेकिन उसे डरा धमका कर वहीं पर बिठाते हैं और खुद एक काम से निकल जाते हैं। यहाँ पर जारिम की पॉकेट में उसका फोन था। वो अपनी वॉइस के थ्रू उस फोन को ऑन करती है और अपनी फ्रेंड संजंग को कॉल कर देती है। उस टाइम पर संजंग चामिन के साथ ही बैठी हुई थी और जैसे ही उसे जारिम की कॉल आती है तो चामिन परेशान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ हो। वो बोलती है कि मैं किडनैप्ड हूँ और जिस जगह पर वो बांधी गई थी उसकी डिटेल्स उस फैक्ट्री जगह के बारे में सब कुछ बताती हैं। अब चामिन बहुत डरा हुआ था, उसे अपने बचपन ही कोई किडनैपिंग याद आ रही थी और रैश ड्राइविंग करता वो वहां पहुंचने लगता है। जबकि अंकल्स वो जारिम से सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, चामिन से फासला रखो क्योंकि वो हमारा होने वाला दामाद है और तुम्हारी वजह से डायना बहुत अपसेट है। यूं करो कि अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखो। अब उस बेचारी को इतनी मुश्किल से अच्छी जॉब मिली थी, वो तो मानती नहीं है, तो वो धमकी देते हैं कि तुम्हारे बाल ही काट देंगे। अब यही सारा कुछ चल रहा था कि इतने में वहां पर कोई एंट्री करता है और वो कोई और नहीं था बल्कि था हमारा हीरो चामिन, जो कि एक हीरो की तरह से आता है और आकर उन दोनों अंकल्स की बहुत सारी ठुकाई लगाकर उन्हें ढेर कर देता है। वो फाइट करता हुआ बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके बाद वो आता है जारिम के पास, उसे हक कर लेता है कि तुम ठीक तो हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया था। तो अब डायना तो बच गई थी और वो दोनों अंकल्स रस्सी से बंधे पड़े थे। अब वो एडमिट कर देते हैं चामिन के सामने कि हम तो तुम्हारे होने वाले ससुर अंकल हैं। अब क्या करते, इसे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते थे लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकते थे। तुमने इस बदसूरत लड़की की वजह से हमारी डायना के साथ चीट किया है। और अब जारिम को बहुत बुरा लगता है, उसके फेस पर उसे किसी ने बदसूरत बोल दिया था। अब बदला तो उन दोनों अंकल्स को चुकाना ही पड़ेगा। वो जवाब में उन दोनों के आईब्रोज शेव कर देती है और साथ ही साथ उनकी फोटोज भी बना लेती है और फिर उन्हें ये भी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, आप लोगों को सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब वो वहां से बाहर निकल आते हैं। थोड़ी देर जारिम बिल्कुल शांत खड़ी रहती है और उसके बाद वो चामिन को बहुत मारती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है कि मैं पकड़ी गई थी आज। चामिन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, वो चाहता था कि वो जितना चाहे उसे मार ले। अब वो रास्ते में वापस जाते हुए उसे बताता है कि एक्चुअली बचपन में वो भी एक दफ़ा किडनैप हुआ था और उसकी एक नैनी ने ही उसे कुछ लोगों के साथ मिलकर किडनैप करा था। लाइफ में अब तक जो भी इम्पोर्टेंट वुमन उसकी लाइफ में आई है उसने उसे धोखा ही दिया है, इसीलिए उसे ट्रस्ट नहीं होता लेडीज़ पर, वो उनको सिर्फ पत्थर कंसीडर करता था। यहाँ पर वो बताता है कि तब भी मुझे इसी अम्ब्रेला ने ही बचाया था और आज तुम्हें बचाते हुए भी इस अम्ब्रेला ने बहुत हेल्प करी है। जारिम कहने लगती है कि फिर तो ये अम्ब्रेला बहुत मिरेक्युलस है। वो बोलने लगता है कि क्या तुम्हें भी इस तरह की अम्ब्रेला चाहिए, लेकिन जारिम कहती है कि नहीं, मुझे अम्ब्रेला ने नहीं, मुझे तो तुमने बचाया है। लेकिन जारिम जैसे ही अपने घर में पहुंचती है तो वहाँ पर हालात कुछ खराब हुए थे। उन्हें पता चल गया था कि डॉक्टर गू से जारिम ने पैसे लिए हैं और उसके बदले उसे रिंग का साइज दिया है। और सूजन वो तो बहुत ही हर्ट बैठी हुई थी क्योंकि उसे पता चला था कि डॉक्टर गू ने उसके साथ चीट किया है, किसी और लड़की को उसने प्रपोज करते हुए उसे देखा था। हुआजिन तो गुस्से की बहुत तेज थी, वो सारा गुस्सा जारिम पर निकालने लगती है और जारिम कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं सॉरी क्यों बोलूं। हाँ, लेकिन इस बात पर जरूर सॉरी बोलूंगी कि मैं तुम लोगों की फैमिली का हिस्सा बनी। ऑल्दो स्टेप मॉम कभी भी ईवल नहीं थी और वो जारिम की केयर भी करती थी, लेकिन वो खुद ही उन सबसे फासला रखती थी क्योंकि उसे सौतेले रिश्ते लगता है पसंद ही नहीं थे। आज भी उसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हवाजिन की से लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद जारिम वो घर ही छोड़कर चली जाती है।
जबकि चामिन वो सीधा जाता है डैना के पास और उससे कहता है कि तुम्हारे अंकल्स ने जो किया वो बहुत गलत था। मुझे मारती हो, मेरी इंसल्ट करती हो, मैं सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन अगर जायरिम को आइंदा हाथ लगाया तो फिर मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और ये रिश्ता भी खत्म कर दूंगा। अब ऑफ कोर्स डैना को बहुत गुस्सा आया हुआ था और जब उसके मोटे मोटे आईब्रोज वाले अंकल दोबारा से वापस आते हैं तो वो सारा गुस्सा फिर से उन्हीं पर ही निकालती है। जबकि उधर जायरिम अपने पुराने से घर में जाकर रहने लगती है, एक टूटा फूटा सा घर जहाँ पर वो पहले अपने डैड के साथ रहा करती थी। लेकिन यहाँ पर ना तो पानी था ना ही हीटर। उस बेचारी को बहुत ठंड लगती है, सारी रात नींद भी नहीं आती और सुबह ही सुबह वो उठकर रेडी हो जाती है क्योंकि वहाँ से ऑफिस बहुत दूर था और उसे जाने में बहुत देर लगनी थी। उधर चामिन इतना परेशान था कल जायरिम को लेकर कि उसने फैसला किया था कि वो अपने सारे ही वर्कर्स को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस देगा ताकि कोई भी किसी मुसीबत में ना फंसे। लेकिन असल में तो सिर्फ जायरिम की सबसे ज़्यादा केयर करता था, पर जायरिम उसे तो आज ऑफिस पहुंचते बहुत देर हो जाती है। तब तक बाकी लोगों की तो क्लासेस वो ले चुका था, तो वो अकेले में जायरिम को स्पेशल क्लासेस देने लगता है सेल्फ डिफेंस की। यहाँ पर वो उसे कहता है कि मुझे किसी बदमाश लड़के की तरह हक करो और फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुमने कौन सी मूव कर ली है। अब इसी तरह से वो दोनों जब हक करते हैं तो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी देर इसी तरह की मूव्स वो दोनों प्रैक्टिस करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। लेकिन इतने में वहाँ पर डूहोंग आ जाता है और वो जानबूझकर चामिन को जलाने और चिढ़ाने के लिए कह देता है कि जब तुम मेरे घर आई थी तो हमारे स्टूडियो पर हम दोनों ने काफी एंजॉय किया था। और बस जो वो चाहता था वैसा ही हुआ था। बेचारे चामिन के माइंड में यही बात रह जाती और वो बार बार सोचने लगता है कि उन्होंने क्या एंजॉय किया था। और डूहोंग वो साइड पर लेकर जाता है जायरिम को और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डेटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे श्योर है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो उससे कहने लगती है कि जो भी तुम्हारा सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, तुम्हें कोई भी बड़े परिवार की अच्छी लड़की मिल सकती है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरी रियलिटी जानने के बाद भी मुझसे नफरत नहीं की, इसीलिए मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। जबकि उधर चामिन के माइंड में तो पता नहीं क्या क्या आ रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे डूहोंग वो जायरिम के साथ एंजॉय कर रहा हो, शायद उसे किस भी कर ले। ये सोच सोच के वो बहुत तड़पता है और बाद में उसकी टेंशन सीख करने के लिए अपने गले पर टिश्यू पेपर बांध कर आ जाता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था परवर्ट होने की, तुमने मुझे इतने जोर जोर से मारा है प्रैक्टिस के बीच। कहता है कि ये सब मुझ पर यूज नहीं करना था बल्कि डूहोंग जैसे लड़के पर करना था। लेकिन उसे चिढ़ाने के लिए जायरिम भी कहने लगती है कि डूहोंग वो तो इतना स्वीट है, मैं तो उसे चेरिश करती हूँ, उसने तो मुझे डायरेक्टली डेट के लिए भी कहा है। ऐसा ही होता है एक रियल मैन। वो एक्चुअली यही उसे जताना चाहती थी कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम भी बोल दो। उसने स्टेटस का भी फर्क नहीं देखा और तुम अगर उसकी जगह होते तो क्या किसी गरीब लड़की से प्यार कर पाते। चामिन कहता है तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। जायरिम कहती है अच्छा ज्यादा बड़ी बात नहीं तो फिर देखते हैं मेरे गरीब से घर पर क्या तुम एक रात भी आकर ठहर सकते हो। और उसका ये चैलेंज वो तुरंत ही मान जाता है। अब वो दोनों रात को ड्राइव करते हुए उसके घर की तरफ जा रहे थे जो कि शहर से बहुत बाहर था, लेकिन वो दोनों ही काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। अब उस घर में वो जैसे ही पहुंचते हैं तो चामिन ने इसे टूटा फूटा और पुराना घर आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। उसकी तो हंसी ही निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ रहने के लिए रेडी था। उसकी गाड़ी में हमेशा से कैंपिंग का सामान होता था, तो वो लोग बाहर एक कैंप लगाते हैं और उसके बाद वहीं बैठकर खाना भी खाने लगते हैं। अब चामिन उससे बातों बातों में पूछता है तो जायरिम उसे बता देती है कि किस तरह से उसका रिलेशनशिप हमेशा से बहुत सो रहा है अपनी स्टेप फैमिली के साथ। ऑल्दो वो लोग तो उसकी केयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे स्टेप रिश्ते पसंद ही नहीं। चामिन उससे कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी नफरत है, अगर तुम अपनी आंखों से नफरत की ऐनक हटा कर देखो तो इस दुनिया में तुम्हें कोई तो रिश्ते मिले। और तुम्हारी स्टेप मॉम अगर तुम्हारी केयर करती हैं तो तुम भी दिल बड़ा करके उनको इस नज़र से ना देखो। अब जायरिम को कहीं ना कहीं उसकी बात समझ आ तो जाती है, जबकि दूसरी तरफ हवाजिन उसके हाथ एक जगह डॉक्टर गू लग जाता है जिसे वो बहुत ज़्यादा मारती है और डराने की कोशिश करती है कि तुमने मेरी सिस्टर से चीट क्यों किया। लेकिन वो बेचारा बोलता रहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और साथ ही साथ उसे ये भी बता देता है कि जायरिम ने ही उस दिन वो सारे गिफ्ट्स मुझे दिए थे जो कि मैंने लाकर तुम्हारी मम्मी को पकड़ा दिए थे और तुम लोगों के लिए खाना भी उसी ने भिजवाया था। वो तुम लोगों की केयर करती है, बस शो कराने से हेजिटेट करती है। उधर रात को ठंड बढ़ गई थी तो उन दोनों को एक ब्लैंकेट भी शेयर करना पड़ता है और इतने में उनको एक वेदर अलर्ट आ जाता है और वो ये था कि आज रात बहुत हैवी स्नोफॉल होने वाली है। और यही देखकर चामिन तो बहुत डर जाता है कि कहीं ये घर ही ना दब जाए स्नोफॉल के नीचे और हम मर ही ना जाएं, तो क्यों ना हम दोनों आज मेरे घर पर चलते हैं। और जब जायरिम उसका घर देखती है तो उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो किसी पैलेस से कम नहीं था। सबसे पहले तो अंदर जाकर वो एक हॉट शावर लेती है। टैप बंद करना नहीं आ रहा था,
वहाँ का सिस्टम बहुत एडवांस था जो उसने पहले कभी यूज नहीं किया था। अब चामिन को अंदर आना पड़ता है वो टैप बंद करने के लिए। ऑल्दो उसने बाथरोब भी पहना हुआ था, लेकिन फिर भी चामिन उसे देखने से हेजिटेट कर रहा था। इसी बीच उसका पैर स्लिप करता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और यहीं पर ही उनकी एक एक्सीडेंटल किस भी हो गई थी और वो दोनों ही ब्लश कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन जारिम को कॉल आती है हवाजिन की, जो कि उससे कह रही थी कि मैंने बीफ ऑर्डर किया है, जल्दी से घर पर आ जाओ, मज़ेदार सा डिनर तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुनकर जारिम बहुत खुश हो जाती है। हवाजिन का एक दफ़ा ही बुलाना उसे लगा था कि उस पर दोबारा से फैमिली के दरवाजे खुल गए हैं। वो जाने लगती है। चामिन को लगता है कि डुहोंग से मिलने जा रही है। वो उसे रोकता है और इसी बीच उसके बाथरोब की बेल्ट भी खुल जाती है। चामिन उससे कहने लगता है कि इतनी रात को किसी लड़के के घर पर जाना क्या अप्रोप्रिएट है। वो बोलती है मैं भी तो अभी किसी लड़के के ही घर पर हूँ, और वैसे इतना बता दूं मैं किसी लड़के के घर पर नहीं बल्कि हवाजिन से मिलने के लिए जा रही हूँ अपने घर पर। अब ये सुनकर एक दफा चामिन को तसल्ली हो जाती है कि एटलीस्ट उसे फैमिली दोबारा मिल गई है। वो उसे जाना अलाउ कर देता है, पर जारिम और चामिन दोनों ही इसी बारे में सोच रहे थे कि काश चामिन उसे जाने से एक दो दफा और रोक लेता तो वो ना ही जाती। अब जैसे ही वो घर आती है तो मम्मी उसे बहुत खुश होकर मिलती है और उससे कहने लगती हैं कि मैं कभी भी तुम्हारी स्टेप मॉम नहीं बनना चाहती थी ईवल वाली, मैंने तुम्हें अपनी बेटियों की तरह ही स्वीकार किया है। और सूजिन वो भी आती है और जारिम को माफ कर देती है और कहती है कि तुम्हारी गलत इंटेंशंस नहीं थी, ये मैं समझ सकती हूँ। और चामिन वो आज अपने डैड से मिलने के लिए जाता है हॉस्पिटल में। वहाँ पर वो डैड से यही बात पूछने लगता है कि लाइफ में प्यार की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन डैड कहते हैं कि ऐसी बात सोचना भी ना, मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है कि लड़कियां तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक पत्थर हैं। भूल गए हो तुम्हारी माँ ने मुझे और तुम्हें क्या दुख दिया था, किस तरह से वो मुझे छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई थी, तुम्हारे साथ भी यही होगा, इसीलिए किसी के साथ दिल ना लगाना। और चामिन को भी अपने बचपन का वही वाला एक्सीडेंट याद आने लगता है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि चंगनम हेवन में डुहोंग के साथ एक और लेडी भी आती है जिसने अपना हेड से आधा फेस कवर किया हुआ था। वो अपना नाम लिली चू बताती है और फेस कवर करने की वजह से वो काफ़ी मिस्टीरियस भी दिखाई दे रही थी। आज चंगडम हेवन में क्रिसमस की सेलिब्रेशंस चल रही थी और यहाँ पर जारिम जिस तरह से खुश दिखाई देती है, चामिन उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और ये बात डैना ने भी नोटिस की थी। चामिन की नजरें कभी भी उसके लिए इस तरह की नहीं हुई थी। अब डैना एक साइड पर गुस्से में बैठी हुई थी क्योंकि उसे जारिम बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगी थी। इतने में रीना भी वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है कि तुमने अभी तक इस लड़की को सबक नहीं सिखाया, तुम बहुत सीधी सादी सी हो, देखो ऐसे लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं। वो उसे बुलाती है और उसे ह्यूमिलिएट करने लगती है, उसे फर्श पर बार बार मॉप कराती है। पहले तो जारिम ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है क्योंकि वो इतने वीआईपी कस्टमर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उसे याद आती है वो दिलाई हुई हिम्मत जो कि चामिन ने उसे दिलाई थी। तो उस वाइपर में से वो डंडा बाहर निकाल लेती है और ये घुमा घुमा कर रीना को डराने लगती है और कहती है कि तुम जैसे लोग जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, क्या उन्हीं सपने देखने का अधिकार है। अब इतने में डुहोंग भी आ जाता है। रीना जाते ही उसे चिपक जाती है, पर अब की बार डुहोंग उसे फासले पर कर देता है और सबके सामने अपना लव कन्फेस करता है। कहता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि जारिम ने मुझे पटाया है, नहीं, मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, मैं इसके लिए पहले फॉल कर चुका हूँ और मैंने इसे प्रपोज भी किया है, इसने तो अभी तक मुझे जवाब भी नहीं दिया। अब चामिन भी ये सारा कुछ सुनता है और बहुत बुरा फील करता है। बेचारा बिल्कुल डाउन हो गया था और सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर छेड़ने लगते हैं जारिम को कि तुम कब जॉब क्विट कर रही हो, तुम्हें तो तुम्हारा सपनों का राजकुमार मिल चुका है। लेकिन जारिम को कोई खुशी नहीं हो रही थी, उसे तो बस हर जगह बस चामिन ही दिखाई दे रहा था। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मैं डुहोंग को लाइक नहीं करती। चामिन उससे कहने लगता है कि यही तो तुम चाहती थी, चंगडम हेवन में आकर एक अमीर लड़के को अपने प्यार में पड़ाना चाहती थी, ये तो हो चुका, तो फिर सोच के चला करो, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। उधर डुहोंग उसका आमना सामना जब चामिन से होता है तो वो उसे बहुत चिढ़ाता है और कहता है कि तुम पीछे के पीछे ही रह जाओगे और मैं तो बहुत जल्दी जारिम से शादी करके उसे यहाँ से ले जाऊंगा। अब इसी बात पर चामिन की उससे लड़ाई हो जाती है और वो दोनों बच्चों की तरह फाइट करते करते वॉशरूम से सीधे गैलरी तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उनको होश में लाने के लिए लिली चू और जारिम दोनों को मारती हैं। जारिम ने चामिन के सर पर ठोका था। चामिन को इस बात का बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं डुहोंग से लड़ा था, लड़ता रहता, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए थी, डुहोंग को मारती, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारा सीईओ हूँ, मैं ही तो तुम्हें सैलरी देता हूँ। अब जारिम मुझसे कहने लगती है कि अगर मैं आपके साथ रही तो फिर मैं पागल हो जाऊंगी। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है तो लिली चू और डुहोंग उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, जबकि चामिन वो आज अपने बार में बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है।
अब लिली चो और जारिम दोनों अकेले में बातें करती हैं और हमें पता चलता है कि लिली चो कोई और नहीं बल्कि चामिन की मम्मी है, इसीलिए उन्होंने अपना फेस पहले छुपाया हुआ था। वो उसे सब सच सच बताती हैं, कहती हैं कि मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं एक बेवफा औरत थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब अफवाहें मेरे बारे में मेरी सास ने फैलाई हुई हैं, जिसने मुझे एक ईवल विच करार दे दिया था और उन्होंने ही मुझे फोर्स किया था, मजबूर करके मुझे मेरे पति और मेरे बेटे से दूर कर दिया था। मैं इस सब के बाद बहुत तड़पी हूँ, लेकिन कभी चामिन के सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। आज वो बहुत रिच और सक्सेसफुल बन चुकी थी, लेकिन उनकी लाइफ में एक कमी थी और वो थी उनके बेटे का प्यार की। अब जारिम को समझ आती है कि एक्चुअली चामिन ने आज तक उससे अपना लव कन्फेस क्यों नहीं किया, क्योंकि उसे भरोसा करने में दिक्कत होती है। तो अब जारिम को अपने व्यवहार पर बहुत अफसोस होता है। नेक्स्ट डे वो चामिन के बिल्कुल आसपास इर्द गिर्द ही घूम रही थी, बिल्कुल उसके बॉडीगार्ड की तरह। इवन के हर छोटी छोटी बात पर चामिन की इतनी साइड ले रही थी कि वो भी परेशान हो जाता और कहता है कि क्या तुम्हें बोनस चाहिए। जबकि दूसरी तरफ सुजिन को एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। एक्चुअली डॉक्टर गु उसी को ही लाइक करता था और वो तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था कि सुजिन को कैसे प्रपोज करेगा अपनी एक फ्रेंड के साथ खड़े होकर, और उसने समझा कि वो उसे चीट कर रहा है। अब वो जब रूफ टॉप पर जाती है तो वहां पर वो उसे दोबारा से प्रपोज करता है। वो उसे कहती है कि इतनी तुमने मार खाई मेरी सिस्टर से, फिर भी तुम नहीं सुधरे। वो कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, चाहे जितनी मार पड़नी है पड़ जाए, बेशक मुझे और मार लो, लेकिन मैं अपनी दिल की बात बोलूंगा। और अब ऑफ कोर्स उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, वो दोनों एक कपल बन जाते हैं। जबकि उधर जारिम अपने साथ एक जगह चामिन को लेकर जाती और उसे कहती है कि प्लीज मेरी पूरी बात सुनना और उसके बाद ही कुछ कहना। एक्चुअली उसने वहां पर लिली चू को बुलाया हुआ था। अब वो माँ बेटा को इकट्ठे बिठाकर वहां से साइड पर चली जाती है। अब मम्मी उसे सारा कुछ क्लियर करती हैं और कहती हैं कि जो तुमने समझा था मेरे बारे में वो गलत था। मैं आज से पहले बहुत हिम्मत जुटाई पर तुम्हें ये सब कुछ नहीं बता सकी, लेकिन मैं बिना बताए इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। मेरी लाइफ में कोई दूसरा मर्द नहीं था। मैं तुम्हारे डैड से ही हमेशा प्यार करती रही थी। मुझे मजबूर किया गया था तुम्हें छोड़ने के लिए। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे चामिन के पुराने घाव सब ताज़ा हो गए हैं। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उनसे कहता है कि मैं हर चीज़ पर आपको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन इस बात पर नहीं कि आप मुझे छोड़कर गई थी। एक माँ अपने बच्चे पर कैसे गिव अप कर सकती है। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि अपनी माँ के चले जाने के बाद चामिन बहुत अकेला हो गया था और तब से ही उसने एक छाता अपने पास हमेशा से रखना शुरू कर दिया था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे ये छाता उसे दुनिया से छुपा रहा है, इसलिए हमेशा वो उसे अपने साथ आज तक रखता था। वो बाहर आकर रोने लगता है और जारिम से कहता है कि ये सारे गम मैं कैसे भुला सकता हूँ, अपने बचपन के घाव ये सब मुझे नहीं भूलेंगे। लेकिन आगे से जारिम उसे हक कर लेती और कहती है कि ये सब भुलाने की कोशिश तो करो। तुम आज भी अपनी मम्मा से उतना ही प्यार करते हो जैसे बचपन में करते थे। प्यार को समझने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स की ज़रूरत है। और आज पहली दफ़ा ऐसा होता है कि चामिन रोते रोते उसको हक कर लेता है और उसके बाद उसके हाथ से वो छाता गिर जाता है, जिसे वो सारी जिंदगी अपने साथ अपनी महरूमियों को कवर करने के लिए अपने ऊपर ओढ़े रखता था। अब जारिम उसे समझाती है तो वो दोबारा से अंदर जाता है अपनी मम्मी के पास और उनसे बातें क्लियर करने के बाद वो वहाँ से बाहर निकल आता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल पे जो नॉट लगी हुई थी वो अब हमेशा के लिए उतर चुकी है। वो बहुत लाइट फील करता है और जारिम से कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं मम्मी को कभी भी फेस कर पाऊंगा, लेकिन उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं और जारिम को चामिन कहता है कि तुम्हारा जो सिंड्रेला बनने का ड्रीम है ये तुम्हें सूट नहीं करता। वो आगे से बोलती है कि क्या मैं सुंदर नहीं दिखती या कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, इसीलिए ये वीक सा कैरेक्टर तुम्हें सूट नहीं करता। तुम अपने सपने अपनी मंजिल खुद भी अचीव कर सकती हो बिना किसी प्रिंस चार्मिंग के। और हाँ, आइंदा ऐसा मत बोलना, तुम सच में बहुत सुंदर हो। अब उसकी ये बात सुनकर जारिम बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और फिर वो जारिम को घर तक ड्रॉप करने के लिए भी जाता है। नेक्स्ट डे जारिम कुछ स्पेशली अपने आप को रेडी कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चामिन के लिए फॉल कर चुकी थी और इस बात की रियलाइजेशन उसे अब हो रही थी कि उसके सामने से ज़्यादा सुंदर दिखना चाहिए। और चामिन का भी हाल कुछ डिफरेंट नहीं था। वो आज बहुत सुंदर सा रेडी होता है ताकि इम्प्रेस कर सके जारिम को। उसके बाद अपना छाता भी उठाता है और उसके साथ डांस भी करने लग जाता है। अब ऑफिस के सामने दोबारा से एक रोमांटिक सीन होता है जब एक बच्चे की वाटर गन से निकलने वाले पानी से वो अपने छाते के थ्रू जारिम को बचा लेता है एक हीरो की तरह, लेकिन वो हीरो की बजाय छाते की तारीफ करने लगती है और फिर उसे कहती है कि तुम्हें तो अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो क्यों ना तुम मुझे दे दो। और वो उसे अपना छाता दे देता है जो कि उसका बिलव्ड था और एक तरह से उसका बॉडी पार्ट भी।
अब शाम को चामिन ने फैसला कर लिया था कि वो जारिम को प्रपोज करेगा, लेकिन इस सब की तैयारी करते हुए डैना उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे साइड पर ले जाती है। उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ मैं किसी और लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुमने मुझे छोड़कर जारिम को अपनाया? तुम्हारे साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन मैं जारिम को भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी फैमिली जिस तरह गैंगस्टर टाइप की थी, चामिन अच्छे से जानता था और वो कभी भी जारिम को मुसीबत में नहीं देख सकता था। जब डैना उसे ब्लैकमेल करती है तो वो भी उसकी बात मान जाता है और नेक्स्ट डे चंगडम हेवन में वो दोनों इकट्ठे आते हैं। चामिन तो बिल्कुल बुझा बुझा लग रहा था और डैना यहाँ पर अनाउंस करती है कि अगले वीक हम दोनों की यहाँ पर एक सिंपल सी वेडिंग होगी, इसलिए आप सब लोग तैयारियां शुरू कर दें। और इस वेडिंग के इवेंट को मैनेज करेगी कोई और नहीं बल्कि जायरिम। और उसी दिन ही डूहोंग भी आ जाता है, जो कि आकर आज जायरिम को कहता है कि तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया, अब तुम्हारे पास एक और ऑफर लेकर आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ बर्लिन चलोगी? वहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर भी बन जाएगा आर्टिस्ट बनने का और मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, इसलिए यहाँ से बहुत दूर चलते हैं। बेचारी जारिम को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो उसकी दी हुई ऑफर को अपने पास रख लेती है। जबकि उधर डैना वो अपने लिए वेडिंग गाउन सेलेक्ट कर रही थी, पर उसे चामिन पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कोई इमोशंस शो नहीं कर रहा था। वो उससे कहता है कि अब शादी तो कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे जबरदस्ती का मुस्कुराया और रोमांस नहीं किया जाता। इस बात पर वो उसे बहुत चिल्लाती है और चामिन उससे कहता है कि देखो तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें कोई भी लड़का मिल जाएगा जो सच में तुमसे प्यार करेगा, इसलिए खुद को मेरे साथ वेस्ट ना करो। अब डैना बहुत दुखी सी अपने घर पर आती है, अपने डैड के पास आकर बैठती है और उनसे कहती है कि मैं चामिन से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, चामिन का दिल मेरे लिए धड़कता ही नहीं है और इस तरह की लवलेस मैरिज मैं नहीं कर सकती। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मुझे सच में चेरिश करेगा। अपनी बेटी की आंखों में आंसू वो गैंगस्टर से डैडी तो देख ही नहीं सकते थे। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ अनहोनी हो जाती है। सारे लोग चंगडम हेवन के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन उनका क्लब होटल सारा कुछ बंद था और उनको पेड लीव्स मिल जाती हैं। वो सारे लोग अपनी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, लेकिन जारिम को बहुत परेशानी हो रही थी। उसने चामिन का घर तो देखा हुआ था, तो वो उससे पूछने के लिए चली जाती है कि ऐसा क्यों हुआ है। चामिन थोड़ा जख्मी भी दिखाई दे रहा था, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। अब जारिम उससे बात करती और कहती कि डूहोंग ने मुझे अपने साथ कैरियर बनाने और उसकी गर्लफ्रेंड बनकर बर्लिन चलने को बोला है। वो उससे कहता है अच्छी बात है, तुम जाओ और अपना फ्यूचर बनाओ, जीत जाओ इस दुनिया को भी और अपने कैरियर को भी। अब जारिम हर्ट होती है और उससे कहती क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं? तो इतनी सब मेरी केयर करना, मेरे क्लोज आना, ये सब क्या था जो हमारे बीच हुआ था? क्या ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक फन था, इंजॉयमेंट थी? क्या तुम एक प्ले बॉय थे? ये कहती हुई वहां से जाने लगती है, लेकिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और फिर एक किस कर लेता है और कहता है कि अगर मैं एक प्ले बॉय होता तो ये सब बहुत पहले कर चुका होता। ये सुनकर वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारती है। अब इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली चंगडम हेवन वो इसलिए बंद हुआ था क्योंकि कल रात को डैना के डैड अपने गुंडों को लेकर आए थे। उन्होंने हर चीज तोड़ फोड़ दी थी और इसके साथ साथ उन्होंने चामिन को भी बहुत मारा था और कहा था कि तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। और उसके बाद वो लोग शादी कैंसिल करते हुए वहां से चले गए थे। अब डैड को भी ये सब पता चला था, तो वो कहने आते हैं कि कहा था ना कि प्यार में ना पड़ना सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। पर चामिन मानने के लिए रेडी ही नहीं था, तो डैड ने भी उसे चैलेंज कर दिया था, फिर मैं तुम्हें चंगडम हेवन से निकाल देता हूँ, अब तुम यहाँ के सीईओ नहीं हो। अब देखते हैं तुम एक गरीब से लड़के जब फुटपाथ पर आ जाओगे तब कौन सी लड़की तुमसे प्यार करती है। वही लड़की जो तुम्हारे दिमाग पर सवार है वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जारिम सुबह शाम बस रोती ही रहती थी। उसे एक पार्सल भी रिसीव होता है जिसमें उसने एक पेंटिंग बनाई हुई थी बचपन में। वो पेंटिंग उसके घर से चामिन उठा कर ले आया था। उस पेंटिंग को उसने रिन्यू कराया था और उसके बाद उसे गिफ्ट में दिया था। साथ ही साथ उसने एक लेटर में लिखा था कि तुम्हें किसी प्रिंस चार्मिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक वॉरियर हो और तुम अपनी लाइफ खुद लड़ सकती हो, किसी सीढ़ी के बगैर तुम खुद टॉप तक पहुंचोगी। अब ये सब देखने के बाद दोबारा से हिम्मत आती है जारिम में और वो एक नई शुरुआत का फैसला करती है। इतने में उसे अपने कोलीग की कॉल आती है और पता चलता है कि चंगडम हेवन बंद हो गया है। चामिन को वहां से सीईओ की पोस्ट से उसके डैड ने निकाल दिया है, अपने बेटे को ये अबंडन कर दिया गया है। अब उसे समझ आती है कि चामिन के इस बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर थी। अब उसने भी फैसला कर लिया था। वो जाती है डूहोंग के पास और उससे कहती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन सॉरी मैं तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं खुद अपना कैरियर बनाऊंगी अपने बल पर। और उसे उसकी बर्लिन की दी हुई टिकट्स वापस कर दे दिया है। अब वो खुद अपने लिए एक जॉब तलाश करने लगती है, लेकिन उसे जल्द कोई जॉब मिल नहीं रही थी। ये सब आसान नहीं था। साथ ही साथ चामिन की यादें जो हर जगह उसका पीछा कर रही थी, जिनसे वो जान छुड़ाने की बहुत कोशिश करती थी पर फिर भी छुड़ा नहीं पाती थी।
पर उसका दिया हुआ छाता हमेशा उसके साथ रहता था, जो उसकी सुरक्षा भी करता था। अब जब भी वो चामिन के बारे में सोचती थी तो उसे यही ख्याल आता था कि शायद वो कहीं पर कोई बैगर बना बैठा होगा, या फिर पता नहीं उसके पास खाने के भी पैसे होंगे कि नहीं। मतलब कि वो प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि उसे हर जगह बस सिर्फ और सिर्फ चामिन का ही ख्याल रहता था। इतने में वो चंगडम हेवन के बाहर से गुजरती है तो फिर अंदर चली जाती है। वहां पर वो देखती है तो उसे चामिन नजर आ जाता है, जो कि वहां पर बैठा वही रिंग तलाश कर रहा था जो उस रात वो अपने साथ लेकर आया था जारिम को प्रपोज करने के लिए। अब वो लाइट्स ऑन करती है और उसके बाद हाथ का सहारा देकर उसे वहां से उठाती है और बिठा देती है। आगे से चामिन उसे कहता है कि अब मैं बिल्कुल सड़क पर आ चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार कभी नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो कहने लगती कि जब मैं गरीब थी तुम अमीर थे तो तब तुमने मुझे एक्सेप्ट किया, तो अब मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारी गरीबी से। हम लोग इकट्ठे ऊपर को जाएंगे और प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। और इसके साथ ही वो उसे प्रपोज करता है, उसे रिंग पहना देता है और वो दोनों किस करते हैं। और आज पहली दफा चामिन उससे कहता है कि आई लव यू जारिम। और यही वो शब्द थे जो स्टार्ट से लेकर अब तक जारिम सुनना चाहती थी। अब उसके बाद वो दोनों इकट्ठे खाना खाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर जारिम पे करती है क्योंकि बेचारे चामिन के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब उसके बाद वो उसे ठहरने के लिए अपने घर पर ले आती है। वहाँ पर सब उसका बॉयफ्रेंड देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली जारिम की लाइफ में भी कोई तो आया। और मम्मी को तो वो बहुत पसंद आया था क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। अब वो दोनों वहाँ पर इकट्ठे रात बिताते हैं। यहाँ पर वो उसे किस करने ही वाला था, लेकिन फिर कहता है कि छोड़ो, क्या हम दोनों मेरे वाले घर पर चले। वो कहती क्या तुम होमलेस नहीं हुए। वो कहता है कि टेनेंट प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से अभी भी कुछ महीने वो घर मेरी ही कस्टडी में रहेगा। लेकिन फिर उससे कहता है कि नहीं, मैं नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि शायद मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाऊँ। अब तो तुमसे अपना लव भी कन्फेस कर चुका हूँ। और फिर इसी तरह से सुबह हो जाती है और सुबह के टाइम पर वो अपने होने वाले इन लॉज के साथ बैठकर नाश्ता करता है। और हवाजिन और सूजिन उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं कि इतना अमीर लड़का था लेकिन फिर भी इसमें जरा भी नखरा नहीं है। अब वो अपने डैड के पास जाता है। डैड कहते हैं यहाँ क्यों आए हो, लेकिन वो बोलता है बेशक आप मुझसे रिश्ता तोड़ दें लेकिन आप मेरे डैड ही रहेंगे और मैं आपको देखने आता रहूँगा। और उसके बाद वो कहता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है, और वो थी चामिन की मम्मी। वो जैसे ही आती है तो डैड पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और उनकी सारी बीच की जो भी कंफ्यूजन थी वो सब खत्म हो जाती हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद डैड अपने बेटे चामिन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ तुम्हें वापस मिल गया है क्योंकि तुम मेरे चैलेंज में पूरे उतरे हो। तुमने मुझे भी प्यार वापस दिलाया है और खुद भी सच्चा प्यार पा लिया है। जबकि उधर जारिम को भी एक कॉल आती है और वो थी किसी डायरेक्टर की तरफ से। एक्चुअली उसने डो होंग की एक मूवी के लिए एक स्टोरी बुक लिखी थी और उसका काम एक डायरेक्टर को बहुत पसंद आया था और वो उसे अपने साथ अगले कॉमिक प्रोजेक्ट पर ले लेता है। अब जारिम और चामिन दोनों की खुशी देखने वाली थी और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि कुछ अरसे बाद उनकी मम्मी एक और क्यूट सी बेटी को जन्म देती है और ये थी जारिम की छोटी सिस्टर। और जारिम अब बहुत सक्सेसफुल बन चुकी थी क्योंकि उसने जो कॉमिक बुक लिखी थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती और उसके पास काम का ढेर लग चुका था। इवन के कभी कभी तो वो चामिन को टाइम देना भी भूल जाती थी और वो भी उससे यही शिकवा करता रहता था। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक हैप्पी लाइफ इकट्ठे गुजार रहे होते हैं। अब एक दफा वो चंगडम हेवन दोबारा से जाती है, लेकिन अब की बार वो एम्प्लॉई के तौर पर नहीं बल्कि एक मीटिंग के लिए जाती है और उसके सारे कोलीग्स उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो सब मान चुके थे कि अब वो अपने बल पर बहुत कुछ अचीव कर चुकी है। और उसके इसी सपने के पूरे होने के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।